जय हिंद। आज हम लोग पेट को लेकर उपस्थित हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये सीरीज चलाई जा रही है। जो कि ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने दिख रहा होगा ना, ये पेट के क्वेश्चन है। तो अभी पेट को देख के हम लोग जो सारी सीरीज चला रहे हैं या फिर जो इसमें क्वेश्चन कराएंगे वो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं वो ये सारे क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन पे हम लोग नज़र डालते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है जो उसको हम लोग देख सकते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए कह रहा है मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी कह रहा है अस्फीति, सी कह रहा है मंदी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर इसका आंसर की बात की जाए, ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा इसका हम लोगों का मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुद्रास्फीति, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्यों होगा इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हमारी जो आय होती है, ठीक है, जो हम कमाते हैं, अगर जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाए, बात समझने की कोशिश करिएगा, जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हमारा खर्चा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। खर्चा ज़्यादा हो गया, तो खर्चा ज़्यादा हो गया तो उसको जो मैनेज करना पड़ेगा, उसको जो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मुद्रा का सृजन करना पड़ेगा, नई मुद्रा का क्या करना पड़ेगा? सृजन करना पड़ेगा। और उसी जो सृजन करते हैं ना, उसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। क्या बोलते हैं हम लोग? घाटे की वित्त व्यवस्था, इतना सिर्फ, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हीनार्थ प्रबंधन। अब इसमें क्या होता है कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे लोगों के पास मुद्रा में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति जो होती है वो अनुपात नहीं बदल पाती, ठीक है। इस तरह से हमारा इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर जहाँ पे भी देखें कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रास्फीति होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा है, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए हुए हैं। इस चीज़ को आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये देखिएगा, हरित क्रांति को लेके है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का कह रहा है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला, ठीक है। हरित क्रांति का जो आंदोलन था ये कब से कब तक चला, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कब से कब तक चला। तो ए कह रहा है कि 1965 से 1970 के बीच, बी कह रहा है 1965 से 1980 के बीच,
सी कह रहा है 1967 से 1968 के बीच, डी कह रहा है 1967 से 1990 के बीच। ठीक है, तो अगर इसका आंसर की बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1967 से लेके 1968 के मध्य ये चला था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा चीज है जो हम लोग की पॉइंट की तरह समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कहा यह गया था कि भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो 1966 में हुई थी, ये सबको पता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स रेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967 से 68 से 1969-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1980-81 से 1989-90 तक चली थी। ठीक है, तो विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबको पता है भारत में जो हरित क्रांति जब चला था ना, तो प्रथम चरण जो चला था वो हरियाणा राज्य में चला था, पंजाब में चला था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो एरिया आता है, ये इन्हीं जगह पे हरित क्रांति का प्रथम चरण स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और हरित क्रांति के भारत में जो पिता कहे जाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन है, सबको पता होगा। ठीक है, और इन्होंने जो भारत में जो हरित क्रांति चालू किया था ना, तो उसमें गेहूं के अच्छे बीज का विकास किया गया था हरित क्रांति में। ठीक है, तो भारत में जो हरित क्रांति चलाई गई थी, कहाँ कहाँ चलाई गई थी, तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि गेहूं के बीज के लिए चलाया गया था हरित क्रांति। तीसरा इसमें हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसी को वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, विश्व पे, कि हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है या पिता कौन है, तो ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, इससे ये रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो हरित क्रांति का आंदोलन कब से कब तक चला था, तो हमारा इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, 1967 से 1990 तक चला था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, और सारे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं से जो लाए गए हैं ना, वो चुन के लाए गए हैं। चलिए आते हैं हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर, और देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। ठीक है जी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2017-18 की बात कर रहा है। अगर करंट भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन करंट से ही चीजें जो आती हैं वही हम लोगों का जीएस के अंतर्गत रखा जाता है, ये सबको पता है। तो ये जो अगर इसको हम देखेंगे किस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का ऑपरेशन प्लग। ठीक है, फ्लड, तो उसके अंतर्गत ये चलाई गई थी। तो इसमें कह रहा है ना कि ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी, तो अगर इसको देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी भारत। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था, तो हो जाएगा भारत। अब भारत में कितना दूध होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पे कौन है, द्वितीय पे कौन है और तृतीय पे कौन है। तो सबसे पहले प्रथम की अगर बात किया जाए तो भारत आता है। ठीक है, द्वितीय की अगर बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, और तृतीय की बात किया जाए तो पाकिस्तान आएगा, जो कि भिखमंगा देश है। अब ये नहीं पता कि वो भीख मांगते मांगते कैसे दूध में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन आता है। ठीक है, तो अभी जो 2016
और 17 की अपेक्षा में 6.6% बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और अभी 2017-18 के दौरान 17.63 करोड़ टन रहा है भारत में दूध का उत्पादन, ठीक है। तो पहले पे हम देख सकते हैं क्या है भारत, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय पे आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, जहां पे क्या है कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका ए कह रहा है कि सिक्किम, बी कह रहा है मणिपुर, सी कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर और डी कह रहा है नागालैंड। अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक की बात नहीं कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो उसका एक एरिया फिक्स होता है और वो उसी एरिया में चलता है, लेकिन ये किसी न किसी नेशनल बैंक से अटैच होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, क्या है? सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे क्या नहीं है, एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है। बाकी जितने हैं हर जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी जो एरिया है ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, ये हम लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्यारा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो कह रहा है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो कहलाती है। ये क्या कहलाता है? ठीक है, ये कह रहा है हम लोगों का आर्थिक विकास, बी कह रहा है परिधान, सी कह रहा है मुद्रास्फीति और डी कह रहा है सकारात्मक आर्थिक संतुलन। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों को, हमको लगता है कि दूसरा क्वेश्चन यही रहा होगा या पहला क्वेश्चन ही यही रहा होगा। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम लोगों का इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्या हो जाएगा? सी, मुद्रास्फीति। जब ऐसी स्थिति बनती है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाए तो क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? ये कह रहा है, ये कह रहा है हम लोगों का कि 20,000 रुपये, बी कह रहा है 18,000 रुपये, सी कह रहा है 25,000 रुपये और डी कह रहा है 28,000 रुपये। अगर इसको हम लोग देखें तो इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है, ये किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। चलिए आइए देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तेज और सम्मिलित विकास, बी कह रहा है तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, सी कह रहा है तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, डी कह रहा है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो। तो ये कब से कब तक चला था, तो 2012 से 2017 के बीच में चलाया गया था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो जीडीपी का वास्तविक वृद्धि में 8% का लक्ष्य रखा गया था। कृषि में वृद्धि 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि, प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। ठीक है, ये सारे इसमें लक्ष्य रखे गए थे और इसका समय क्या था, 2012 से 2017 के मध्य चलाया गया था। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों का डी। आगे बढ़ते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो कह रहा है, कह ये रहा है कि सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। ठीक है, तो ए कह रहा है कि सरकारी संगठन, बी कह रहा है निजी क्षेत्र कंपनियां, सी कह रहा है असंगठित क्षेत्र और डी कह रहा है परिवार। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा, परिवार। क्या हो जाएगा, परिवार, इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या कह रहा है कि घरेलू बचत में अगर परिवार की अगर बात की जाए, सरकारी संगठन में एक लोग काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं। सारी कंपनियां जो होती हैं निजी या फिर सार्वजनिक हो या संगठित क्षेत्र हो, ये सारी चीज इसमें नहीं आएंगे। इसके अंतर्गत परिवार की भूमिका ज्यादा रहती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि UPSSC UDA, ठीक है, बट्टे इसमें पूछा था या LDA परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक कह ये रहा है, देख सकते हैं आप कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो ये कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक, बी कह रहा है केनरा बैंक, डी कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी कह रहा है कि सेंट्रल बैंक। अगर बैंक की बात की जाए सबसे बड़ा कौन सा बैंक है, तो इसमें हम लोगों का आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। बाजार, पूंजीकरण एवं कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी क्या है, सर्वाधिक है। अगर इसको देखा जाए तो RBI के बाद यही बैंक आता है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत में मुद्रा इस आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ये इसका कह रहा है, ठीक है, विचार कीजिए। तो इसमें एक कह रहा है कि M1 क्या है भैया, तो जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, मतलब जितना भारत में जितने लोग हैं, जितनी जनसंख्या, उनके पास जो धन है, प्लस मतलब साथ में जोड़ में बैंकिंग प्रणाली में जमा, मांग जमा, मतलब बैंक में जो पैसा जमा है, जो जनता के पास है, इसको जोड़ दिया जाए, और प्लस आरबीआई में अन्य जमा को इंगित करता है। और जो आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, ये सारे को अगर मिला दिया जाए तो इसको M1 कहते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि M4 बराबर, ठीक है, M4 बराबर कह रहा है कि M3 प्लस डाकघर में जमा, मतलब जितना भी पोस्ट ऑफिस होता है उसमें जो जमा है उसको ये इंगित करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर एक होगा, ठीक है, केवल एक। क्या होगा, केवल एक, ठीक है, इज द राइट आंसर ए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि संशोधित या रेड्डी कमेटी की संतुष्टि के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, M1, M2 तथा M3 मौद्रिक समुच्चयों को स्वीकार किया गया, ठीक है। कितने होते हैं, M1, M0, M1, M2, M3, तीन में रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि M0 के अंतर्गत क्या आएगा, 1 के अंतर्गत क्या आएगा, 2 के अंतर्गत क्या आएगा और 3 के अंतर्गत क्या आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन उससे हम लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेपर तो बिल्कुल सर पे है, तो इसको हम लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो M0 में जो कहता है कि चलन में मुद्रा, जो मुद्रा मार्केट में चल रही है, प्लस बैंकों का आरबीआई के पास जमा, जो बैंक जो अपना 4% या 8%, मतलब जो भी अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखता है उसको, ठीक है, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, ये पैसा पूरा मिला के किस में आता है, तो M0 में आता है, ठीक है। अब M1 में किसका आएगा, तो जनता के पास उपलब्ध धन प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा, इन तीनों को मिलाएंगे तो किस में आएगा, 1 में। M2 में क्या आएगा, तो M1, तो M1 में जो चीजें आएगी वो पूरा M2 के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, M2 के अंतर्गत कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा मतलब धन, बैंक प्रणाली में मांग जमा, आरबीआई में अन्य जमा, प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा, जो बचत जमा होता है, ठीक है, जो फिक्स होता है, उसको लेके ये 1 M2 में आ जाएगा। M3 की अगर बात की जाए तो इसमें M1 प्लस जनता की बैंकों के पास सर्वाधिक जमाएं, ठीक है। तो M1 में तो आप जानते हैं कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस आरबीआई में अन्य जमा प्लस जनता की बैंकों के पास सर्वाधिक जमाएं, ये किस में आएगा, तो 3 में आएगा M, ठीक है। इस तरह से इसका इज द राइट आंसर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल एक इसका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। M4 होता ही नहीं है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, ओ नो, ठीक है जी, ये कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बैंक पहले प्राइवेट थे, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया
अंग्रेजी सरकारी संस्था के द्वारा इनको लिया गया। इसमें क्या होता था कि जितने भी शेयर इनके बैंकों के थे उनको सरकार अब उनका पैसा वापस कर दिया, ठीक है, और उसको अपने अंडर रख के अपने कर्मचारी रख के काम किया गया। तो दो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो पहला कह रहा है हम लोगों का कि थोड़ी सी जल्दी हो गई है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला में कह रहा है कि 4, दूसरा कह रहा है 5, तीसरा कह रहा है 6 और चौथा कह रहा है 8। अगर इसकी बात की जाए, किसकी बात की जाए, राष्ट्रीयकरण दूसरे में कितने बैंकों का हुआ था? तो 6 बैंकों का हुआ था। कितने बैंकों का हुआ था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था पूछ सकता है आपसे। तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्य बैंक के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। कितने का? 6 बैंकों का, ठीक है। पहला वाला भी हम आपको यही बता सकते हैं, लेकिन पहला वाला हो सकता है। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कितने बैंक हुए थे, ये आगे क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका इस द राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सी। आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार ऋण प्रदान किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्तीय बैंक, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, और डी कह रहा है ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए इसमें, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी। बी में क्या कह रहा है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये कथन है हम लोगों को, इस पे क्या करना है? विचार करना है। ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इसमें स्टेटमेंट कह रहा है पहला कि यह भारत में विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। ये इसका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया।
तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि एक व दो सही है, सही कथन चुनना है। दूसरा कह रहा है कि 2 और 3 सही है। सी कह रहा है कि 1 और 3 सही है। और डी कह रहा है कि 1 2 3 तीनों सही है। तो अगर इसका बात किया जाए तो इसमें तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसके क्या है? स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि भारत में आयकर को कहा जाता है। ये कह रहा है प्रत्यक्ष और समानुपाती। बी कह रहा है प्रत्यक्ष और प्रगामी। डी कह रहा है अप्रत्यक्ष और समानुपाती। डी कह रहा है अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो अगर आयकर की बात की जाए भारत में, तो ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि आयकर जो होता है ये प्रत्यक्ष कर होता है। ये कैसा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, और इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका इज द राइट आंसर। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि ठीक है, भारत में निम्नलिखित, क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? ठीक है, इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है SBI बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यस बैंक। ठीक है, तो अगर आंसर देखा जाए तो सबसे पहले अगर इंटरनेट किसी ने प्रोवाइड किया था तो वो कौन किया था? ICICI बैंक। ठीक है, और ये कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था 1987 में। कहाँ किया था? 1998 में, सॉरी 1998 में ये किया था। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा देने के लिए 1998 में क्या किया था? सर्विस दिया था हम लोगों को इंटरनेट की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ए कह रहा है कि 1981 में। बी कह रहा है 1982 में। सी कह रहा है 1985 में। और डी कह रहा है 1989 में। इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी, 1982 में इसका स्थापना किया गया था। एग्जिम बैंक का स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत वर्ष 1982 में हुआ था, ताकि निर्यातों एवं आयातों की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक
वैधानिक नियम है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉरी अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ए। बी कह रहा है केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। सी कह रहा है शिकायतकर्ता पर ऑर्डर को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। डी कह रहा है बैंकिंग लोकपाल ग्राहक की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए में क्या कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या हम लोगों का कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है ए क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बी कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया, सी कह रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक, डी कह रहा है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक जो था ये 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था। ठीक है, पहली बात, इसमें 3 बैंक कौन कौन से थे, तो 3 बैंक को मर्ज किया गया था कब, 1921 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। और 3 बैंक जो मर्ज हुए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों को मर्ज किया गया था तो बैंक ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में जब किया गया तो इसका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, क्या रखा गया, भारतीय स्टेट बैंक। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका इज द राइट आंसर डी। द इंपीरियल बैंक जब हुआ तो इसमें 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। कब हुआ था, तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, एसबीआई। ये कब हुआ था, तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस द राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वही से पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा ये गया है, हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1941 में, 1940 में, 1937 में, 1935 में? तो इसका इज द राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के संगठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सैन्य दल, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय नारी वाहिनी, स्वावलंबन दल। इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो स्वावलंबन दल कहा जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, और अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1970 में हुआ था, 1975 में हुआ था, 1977 में हुआ था, 1982 में हुआ था। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। 1900 कब हुआ था? तो 1982 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1982 में। आपको ये भी कह सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, शायद हो सकता है आगे क्वेश्चन में आ भी जाए, लेकिन मैं आपको फुल फॉर्म यही बता देता हूँ। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब किया गया था? तो 1982 में। ये क्या करता है? तो कृषि के क्षेत्र में आपको लोन देगा, ऋण देता है। लंबे समय तक अगर ऋण लेना होता है तो नाबार्ड से लिया जाता है। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लोगों का कह रहा है कि चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है IDFC बैंक, बी कह रहा है HSBC बैंक, सी कह रहा है बंधन बैंक और डी कह रहा है मुथूट फाइनेंस। अगर इसका बात किया जाए तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक को, ठीक है, प्रथम माइक्रोवित्त कंपनी थी जो 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन के बाद इसको किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है इस बैंक का? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है? ठीक है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
ए कह रहा है कि घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना। बी कह रहा है पूंजी, चल पूंजी। सी कह रहा है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का नाम, सॉरी फिर से देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। डी कह रहा है घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया था, तो भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिटकॉइन क्या है? डेटा संग्रहित करने का एक डिवाइस। बी कह रहा है डेटा मापने का एक इकाई। सी कह रहा है चिप्स के बारे में एक नियम। डी कह रहा है डिजिटल मुद्रा का एक रूप। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कि डी, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये हम लोग बताना था, इसका ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। ये अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि, चलिए आइए देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ये कह रहा है कि घटी हुई CRR और SLR। बी कह रहा है ब्याज दर का विनियम। सी कह रहा है नई पीढ़ी बैंक। और डी कह रहा है हम लोगों का वर्धित SLR। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर इसका डी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार में शामिल नहीं किया गया है। अन्य सभी विकल्प जो हैं वो सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है क्योंकि हमको नहीं का चुनाव करना था। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फैक्ट्री रोड, फैक्ट्री शेड का निर्माण। डी कह रहा है जमीन की खरीद। सी कह रहा है एक प्रिंटर की मरम्मत। और डी कह रहा है कि एक नई मशीन की स्थापना। ठीक है, तो अगर इसका बात किया जाए इसमें कि इसका इज द राइट आंसर क्या होगा, तो इसका इज द राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, एक प्रिंटर की मरम्मत। ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर रहना चाहिए था कि नहीं है। क्या होगा? नहीं है।
आप लिख लीजिएगा, नहीं है। ठीक है, क्या है, नहीं है। तो क्या है, एक प्रिंटर की मरम्मत इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन फैक्ट्री शेड का निर्माण राजस्व के विभाग के पैसे से होता है, जमीन की खरीद भी होती है पैसे से, और एक नई मशीन की स्थापना भी राजस्व के पैसे से होता है। लेकिन क्या नहीं है, तो उसमें एक प्रिंटर की मरम्मत करवाना नहीं है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा चीज दिया गया है। कंटेंट आप लोग देखिएगा कैसा आप लोगों को मिल रहा है। सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सीरीज में और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।